हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास सैंपल पेपर के ऊपर होने वाली है। बहुत ही स्पेशल क्लास हम लोगों की होने वाली है। आज हम लोग आज के सेशन में बिहार बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है 2024 और 25 का, इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाती है। ना केवल सिलेबस बल्कि हम सैंपल पेपर के माध्यम से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज बारी है बिहार के सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेने की। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो स्टूडेंट्स बिहार के हैं वो तो इस सैंपल पेपर को देखें ही, साथ ही साथ जो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड के साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो भी इस सैंपल पेपर को देखें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिर्फ पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन क्वेश्चंस तो वही होते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो मजबूत होगी। आप चाहें, मैं दूसरे स्टेट बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको दूसरे बोर्ड जो होते हैं उनके पेपर भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कुछ नया ही सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। ये सैंपल पेपर जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस सैंपल पेपर में जो अथवा में क्वेश्चंस दिए होते हैं, सपोज करिए 10 प्रश्न है, 10 में से 5 आप लोगों को एग्जाम में करने हैं। भाई इस तरीके से प्रश्न होते हैं ना कि 10 प्रश्न दिए हैं, 10 में से कोई 5 करिए। अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, या 70 प्रश्न पूछे कोई 50 करिए, आपने देखा होगा। लेकिन यहां पर हम जब सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ते, हम एक एक प्रश्न हल करते हैं। हम अथवा में भी जो प्रश्न दिए होते हैं हम उनको भी हल करते हैं। 70 में से 50 करने होते हैं, हम तो 70 के 70 ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है आपकी तैयारी बेहतर हो। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो चलिए बिहार बोर्ड का सैंपल पेपर 2024 और 25 हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बता देता हूं। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आप लोगों को हमेशा ही पढ़ने चाहिए। जब पेपर आप लोगों को मिलता है तो अक्सर ऐसा होता है बोर्ड परीक्षा में कि समय, यानी मान लीजिए कि 10 बजे से पेपर है तो 10-15 मिनट पहले आप लोगों के हाथ में ये पेपर चला जाता है, जिससे आप लोग इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो हर बोर्ड में अलग अलग नंबर का पेपर होता है, हम ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग मुख्य रूप से इंस्ट्रक्शन पर फोकस करेंगे। समय कितना है? 3.25 घंटे है, यह आप लोगों को याद रखना है। भूगोल का पेपर है। अब क्या आप लोगों को हल करना है देख लीजिए। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है वो अवश्य लिखें। आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड में ओएमआर शीट जो है मिलती है। ओएमआर शीट में आप लोगों को गोले जो हैं वो काले करने होते हैं। ब्लू पेन या ब्लैक पेन का आप लोग प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक में निर्दिष्ट करते हैं। कुल मिलाकर ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। हम लोग इन इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं जो जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है, पूर्णांक कितना है याद रखिएगा, पूर्णांक है 100। तो खंड आ, मतलब आपका ये जो पेपर है याद रखिएगा 2 सेक्शन में है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी खंड आ और खंड बा। जो खंड आ है, ये खंड आ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 70 प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बताइए कितनी अच्छी बात है। खंड आ में 70 जो प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।
35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा। तो प्रथम जो 35 होंगे उन्हीं का आपका मूल्यांकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से आप लोग कलर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर का प्रयोग जो है वो पूर्णतः वर्जित है। कई बच्चे क्या करते हैं, व्हाइटनर लगा देते हैं नाखून से, जो गोला गलती से मान लीजिए काला हो गया है तो नाखून से कुरेद देते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को उत्तर पत्रक जो है वो भरना होता है, अदरवाइज आपका जो परीक्षा परिणाम है ये अमान्य हो जाएगा। कई बार ये है ना, बच्चे इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं, उन्होंने बोला अरे कर लेंगे। कुछ बच्चे चौक लेकर जाते हैं और चौक जो होती है वो OMR शीट पर भर देते नहीं। इन सब चीजों से आपका परीक्षा परिणाम कैंसिल हो सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खंड, जैसा कि मैंने बताया पेपर 2 सेक्शन 2 खंड में है, एक खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है, खंड बा में 20 जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। कैसे लघुत्तरीय? तो खंड बा जो है उसमें 20 लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए कितने अंक? 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो कोई से 10 प्रश्न आप लोगों को देना अनिवार्य है उत्तरों को। इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो 5 में से कितने करना है? 3। लेकिन हम लोग तो यहां पर सभी प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग जो है वो पूर्णतः वर्जित है। तो जो स्मार्ट वॉच होती है या ईयरफोन, ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी आप नहीं ले जा सकते। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो भैया देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए हैं, 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है वो सही है। किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को AMR शीट पर आप लोगों को चिन्हित कर देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, इसलिए हम लोग सभी 70 प्रश्नों को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर एक तरीके से आईना होता है जो दिखाता है आपको कि आपकी तैयारी कैसी है। वो ये दिखाता है कि अगर इन सैंपल प्रश्नों में से भी कोई प्रश्न मान लीजिए आ गया एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है। कई बार सैंपल प्रश्न पत्र जो आते हैं उनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बन रहे हैं या नहीं। तो मजा आ रहा है ना वीडियो में? हम लोग पहला प्रश्न जो है पढ़ने जा रहे हैं। 70 प्रश्न जो है हम लोग हल करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो जो मानव भूगोल होता है इसका उपागम यानी अप्रोच जो है वो कौन सी है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। अच्छा, हम लोगों ने MP बोर्ड का सैंपल पेपर भी हल किया है। अगर हल नहीं किया है तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी सेम एज इट इज प्रश्न जो है वो पूछा गया था। पता है आप लोगों को? हाँ, ऑप्शन जरूर थोड़े से ऊपर नीचे थे, लेकिन एज इट इज प्रश्न जो है पूछ लिया गया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार दूसरे बोर्ड के प्रश्न पत्र, खासकर हिंदी भाषी जो स्टेट हैं उनके प्रश्न पत्र तो आप लोग बहुत अच्छे से हल करें। इस प्रश्न में हम मानव भूगोल के उपागम या अप्रोच की अगर बात करते हैं तो तीनों ही अप्रोच मानव भूगोल की है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कौन कौन सी? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन। तो तीनों ही अप्रोच जो हैं वो मानव भूगोल की हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कैसे है समझ में आ गया होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सैन्य भूगोल, ठीक है, सेना की बात हो रही भैया। तो सैन्य भूगोल कौन से मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल या आर्थिक भूगोल? थोड़ा सा कई बार जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं हल करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस भी हम लोगों को यूज करना होता है। अगर आप कॉमन सेंस से ही, मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा है, इस प्रश्न को नहीं भी पढ़ा है, इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ा है, तो आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी इसे हल कर सकते हैं। कैसे? बता रहा हूं। फिलहाल इसका उत्तर है राजनीतिक भूगोल। कैसे भाई? सैन्य भूगोल है, सेना का संबंध भाई आर्थिक से तो होगा नहीं, आर्थिक भूगोल से क्या लेना देना। नगरीय भूगोल तो बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई जो है इसका लेना देना नहीं है। समाज और संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है राजनीतिक भूगोल। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सेना और ये पूरी राजनीतिक प्रणाली जो है वो भूगोल का ही अंग
होती है। तो सैन्य भूगोल किसके अंतर्गत आता है? राजनैतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। सामाजिक भूगोल, संस्कृति, रिश्ते नाते, ये क्यों सैन्य भूगोल का पार्ट होंगे? नगरीय भूगोल का भी अंग नहीं होंगे और आर्थिक भूगोल का भी अंग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन राजनीति में सेना वगैरह जो है इनकी बात जरूर होती है। राजनीतिक भूगोल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, फेब्रे संबंधित है। फेब्रे जो है वो किससे संबंधित है, आप लोगों को बताना है। संभववाद, निश्चयवाद, मानवतावाद, हम लोगों ने इन सभी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा है। संभववाद की विचारधारा, निश्चयवाद, मानवतावाद, इसकी विचारधारा। तो फेब्रे का जो संबंध है वो याद रखिएगा संभववाद से है। किससे है? संभववाद। तो ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल प्रश्न यहां पर पूछ लिया गया है, कंसेप्चुअल प्रश्न नहीं है। कई बार सीधे सीधे जो एनसीईआरटी की बुक होती है वहां से वैज्ञानिक विचारकों के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। 4 महाद्वीप आप लोगों को दिए गए हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि की दर मतलब साल दर साल जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। किस महाद्वीप में? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो सही आंसर इसका होगा अफ्रीका। वैसे भी आप लोग चाहें तो एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस तो आसानी से हटा सकते हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन आप हटा सकते हैं यूरोप। यूरोप की आबादी जो है इतनी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है वहाँ पर कंट्रीज़ हैं, तो वो जनरली वहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। यूरोप, अमेरिका ऐसे देशों में जनरली आबादी इतनी जल्दी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। बहुत ही पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं मौजूद हैं। तो यूरोप इसका आंसर नहीं होगा। साथ ही दक्षिण अमेरिका को भी आप हटा सकते हैं। आप में कंफ्यूजन अधिकतर लोगों को एशिया और अफ्रीका होगा। एशिया क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है महाद्वीप है, इसलिए एशिया और अफ्रीका में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर की बात बोली जा रही है कि साल दर साल किस में बढ़ोतरी हो रही है। ये नहीं पूछा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है, बढ़ोतरी की बात हो रही है कि साल दर साल किस महाद्वीप में बढ़ रही है। तो सही आंसर इसका होगा अफ्रीका, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चौथा आंसर समझ में आ गया होगा, अफ्रीका महाद्वीप। पांचवा उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? सघनतम जनसंख्या घनत्व, पहली बात तो आप लोगों को जनसंख्या घनत्व पता है क्या? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग हैं उनकी संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या। तो 1 वर्ग, मान लीजिए दो बॉक्स में यहां पर बना दे रहा हूं। ये एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये 1 वर्ग किलोमीटर है, ये भी 1 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मान लीजिए 5 डॉट हैं और यहां पर मान लीजिए बहुत सारे डॉट्स हैं। ये बहुत सारे डॉट्स जो है मैं बना दे रहा हूं। डॉट्स मान लीजिए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे इस बॉक्स नंबर ए में जनसंख्या घनत्व कम है, बॉक्स नंबर बी में जनसंख्या घनत्व जो है वो ज्यादा है। तो सीधा सा जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में स्थापित स्थित लोगों की संख्या। तो अब आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, डेंस पॉपुलेशन, कहां पर पाई जाती है? ज्यादा जनसंख्या कहां पर? तो भाई दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भाई, अगर आप लोग एशिया महाद्वीप में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वो छोटे छोटे देश हैं। लेकिन इन छोटे छोटे देशों में जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। इंडोनेशिया जो है जिसकी अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है वहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को प्रश्न जो है डायरेक्ट आंसर देखते हुए स्टार्ट नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एकदम 2x स्पीड में लगाया और वीडियो को आगे करते गए और जो है डायरेक्ट आंसर देख लिया। नहीं, आप लोगों को प्रश्न देखना है, संभावित उत्तर अपने मन में गैस करना है। आप सही गैस कर पा रहे हैं कि नहीं, और जब मैं आंसर बताता हूं तो मिलान करना है। अगर सही गैस कर पा रहे हैं मतलब तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए, 6वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, कुल मिलाकर आप मुझे बताइए। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कोई एक जगह ए है, इस जगह आप अभी रहते हैं, कोई एक जगह बी है, यहां पर आपको जाकर बसना है, तो
तो आप किस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहां बी जगह पर कौन कौन सी अच्छी स्थिति होनी चाहिए? आप बोलेंगे सर वहां की भू आकृति बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा रेतीला इलाका, बहुत पहाड़ी इलाका नहीं होना चाहिए, मैदानी इलाका होगा तो बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें अच्छी फैसिलिटी जो है वहां पर मौजूद होंगी, पानी भी मिल जाएगा, सड़कें भी बहुत अच्छी होंगी, स्कूल, अस्पताल, हर चीज जो है वहां पर मौजूद होगी। जनरली पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी भी बहुत होती है, तो भू आकृति अच्छी होनी चाहिए। जो वहां का ओवरऑल अगर हम लोग देखें मैदानी इलाका होना चाहिए तो रहने में मजा आएगा। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज तो होनी चाहिए। दूसरा आप बोलेंगे सर मिट्टी भी होनी चाहिए अच्छी। मान लीजिए आप किसान परिवार से आते हैं और वहां रेतीली मिट्टी मान लीजिए पाई जा रही है, लेटेराइट मिट्टी मान लीजिए पाई जा रही है, तो क्या आप वहां पर अनाज बो सकते हैं? नहीं, वहां पर आप अनाज नहीं बो सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर मिट्टी जो है अच्छी होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। काली मिट्टी होगी तो भी चलेगी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी रहेगी तो बहुत उपजाऊ मिट्टी रहेगी, हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी अगर हम 20 स्थान पर बसते हैं। तो भाई भू आकृति अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और जलवायु अच्छी होनी चाहिए। सर अगर मान लीजिए वहां पर बहुत तेज ठंड पड़ रही है, बहुत तेज मान लीजिए वहां पर गर्मी पड़ रही है, तो हम कैसे रह पाएंगे? जलवायु बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़नी चाहिए, ना बहुत कम ठंडी पड़नी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी, ना बहुत कम गर्मी। इसी तरीके से ज्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, कम बारिश भी नहीं होनी चाहिए, कुल मिलाकर मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए। तो तीनों ही स्थिति सर अच्छी होगी तो हम 20 स्थान पर बसेंगे। मतलब इनमें से सभी जो कारक हैं ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाके मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो ज्यादा पाया जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व उतना ज्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर रहने की जो दशाएं हैं, ये तीनों ही स्थितियां जो है अच्छी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? ठीक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है, आप लोगों को बताना है किसका। पहली बात तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर, मेल मेंबर्स पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, पहली चीज तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों से कोई व्यक्ति कहे कि सर फलानी कोई जगह है, जगह ए, इसका लिंगानुपात जो है वो 979 है, और एक कोई जगह है मान लीजिए बी, इस जगह बी का जो जनसंख्या का घनत्व है वो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 1018 है। तो आप मुझे बताइए सबसे अच्छा लिंगानुपात कहां पर है? आप बोलेंगे सर सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वो जगह बी पर है। क्यों? क्योंकि जगह बी पर 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं, मतलब 18 महिलाएं एक्स्ट्रा में। लेकिन जगह ए जो है यहां का लिंगानुपात अच्छा नहीं है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 979 ही महिलाएं हैं, मतलब 21 महिलाएं जो हैं वो यहां पर कम है। ठीक है, तो बस आप लोगों को यह बताना है अब कि किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, अच्छा लिंगानुपात कहां पर है? भारत, चीन, जापान, लातविया। तो क्या मुझे बताइए भारत का लिंगानुपात इतना अच्छा है क्या? इतनी अच्छी स्थिति है क्या भारत में? नहीं, पहली फुर्सत में भारत को जो है वो हटा दो। और भारत और चीन, भारत और जो चीन है वो तो लगभग एक ही जैसे, अगर हम सांस्कृतिक उसकी बात करें जनसंख्या के मामले में, तो चीन और भारत जो है लगभग एक साथ ही आ जाते हैं। चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, हो सकता है कुछ सालों में भारत चीन को पछाड़ दे जनसंख्या के मामले में, तो स्थिति तो भारत और चीन दोनों में ही खराब है। हाँ, जापान और लातविया में आप कंफ्यूज हो सकते हो, सही आंसर इसका है लातविया। ठीक है, लातविया जो है ये कंट्री जो है यहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है अगर इन सब देशों की तुलना की जाए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वें का ऑप्शन डी। 8वां हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? आपसे अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई एक ऐसी चीज हो जिससे आप ज्यादा खुश रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर पैसा मुझे मिल जाएगा ना बहुत सारा तो मैं खुश रहूंगा। बहुत सारे देशों की यही सोच है, बहुत सारों की। क्या मैं एक आध को मैं हटा दूं, एक आध को मैं हटाने वाला हूं, उसके अलावा जितने भी देश हैं ना सब यही मानते हैं कि भाई अच्छी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, और यही पैसा जो है ये प्रगति का सूचक होता है। यही आपकी भी सोच है। हमसे अगर कोई बोल रहे हैं हम पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं,
पैसा कमाना चाहते हैं ना, मतलब हम प्रगति करना चाहते हैं, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन भूटान एक ऐसा देश है, ये बोलता है कि भाई पैसा तो ठीक है, जो भी है पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा आप कमाएं, लेकिन सर्वप्रमुख जो चीज़ है वो है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। अगर आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, तो फिर सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। प्रसन्नता को प्रगति का पैमाना अगर किसी देश ने माना है वो है भूटान, और भूटान एकमात्र देश है। भूटान को पैसे से मतलब नहीं है, भूटान को रिश्तेदारी से मतलब नहीं है, भूटान को सामाजिक परिस्थिति से मतलब नहीं है, भूटान को कितनी आपके पास सेना है इससे मतलब नहीं है। उस देश के नागरिक कितने खुश हैं, उस देश के नागरिक कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, इस बात से भूटान को मतलब है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स होता है उसमें भूटान की रैंक जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। भूटान जो प्रसन्नता को जो है वो प्रायोरिटी देता है। तो भूटान ने प्रसन्नता को प्रगति का माप कहा है। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा सी। 9वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड जो है इसका संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, जनसंख्या साक्षरता से, या इनमें से कोई नहीं। भाई आयु लिंग जो पिरामिड है, लिंग का मतलब ये होता है कि भाई पुरुष और महिला की बात हो रही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। तो आयु लिंग जो पिरामिड है ना, इसका संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। जनसंख्या घनत्व तो अभी मैंने बताया था, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो लोग तो पुरुष महिला दोनों रह सकते हैं। जनसंख्या साक्षरता एक अलग ही चीज है। तो कुल मिलाकर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। 10वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, चलिए, कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का मतलब होता है कि एक ही फसल जो है वो बोई जाएगी, कोई दूसरी फसल जो है उस जगह पर नहीं बोई जा सकती। तो जनरली केला, चाय और रबड़, आपने देखा होगा, केला, चाय और रबड़ अगर बोई जाती है तो वहां पर एक ही फसल बोई जाती है, दूसरी फसल नहीं बोई जाती है दूसरे सीजन में भी। ऐसा नहीं होगा कि रबड़ का पेड़ काटा और गेहूं लगा दिया, या फिर चाय जो है हटाई और उसकी जगह पर हमने जो है फिर मूंगफली लगा दी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। एक ही फसल बोई जाएगी, और केला, चाय और रबड़ तीनों ही एकल फसल के, एकल कृषि उत्पाद के उदाहरण हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उम्मीद करता हूं ये 10 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए 11वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। प्राइमरी एक्टिविटीज से संबंध किसका है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कृषि की बात हो, खनन की बात हो, वानिकी की बात हो, शिकार की बात हो, क्योंकि बहुत सी जगह शिकार भी होता है, ठीक है, शिकार की बात हो, मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ने की बात हो, ये सब जो उदाहरण है ना, ये सब उदाहरण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलापों के हैं। इन सब उदाहरणों में एक चीज़ कॉमन है, पता है क्या, कि इन सब में पर्यावरण का यूज़ हो रहा है। इसमें कुछ भी एडवांस एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाई जा रही हैं। कृषि में भी देख लीजिए आप, बीज जो हैं वो ज़मीन में बोते हैं पूरी तरीके से, चाहे वो पानी होता है या धूप जो होती है, तापमान भी ज़रूरत होती है कृषि के लिए। तो इन सब चीज़ें पर्यावरणीय चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। खनन भी भाई, जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, अयस्क हम ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली पर्यावरण का यूज़ कर रहे हैं। हम वानिकी वन लगा रहे हैं तो यहाँ भी पर्यावरण है। शिकार कर रहे हैं तो शिकार मतलब, वैसे तो शिकार करना आज के समय में प्रतिबंधित है, लेकिन जनजातियाँ जो जंगल में रहती हैं वो तो शिकार पर ही निर्भर रहती हैं, तो वो भी एक तरीके से पर्यावरणीय चीज़ है। मत्स्य पालन, मछली आप जब पकड़ते हैं तो वो भी पर्यावरणीय चीज़ है। तो इन सब में कृषि, वानिकी, आखेट को शिकार ही बोलते हैं, ये सभी जो हैं ये प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 12वां जो प्रश्न है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि है। मिश्रित कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, या रोपण कृषि, या भूमध्य सागरीय कृषि। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रबड़ जो है ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रबड़ के पौधे रोपे जाते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब होता है मिक्स्ड फार्मिंग, जहां पर खेती और पशुपालन दोनों एक साथ होता है। प्रारंभिक स्थायी कृषि नहीं, रोपण कृषि का ये सही उदाहरण है रबड़ की खेती। और भूमध्य सागरीय जो खेती थी ना, याद रखिएगा, यहाँ पर खट्टे फलों की खेती होती है। अगर कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए, जैसे जैतून, अंगूर हो गया, ठीक है, इनकी खेती होती है। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन एंड दहन को इंग्लिश में बोला जाता है स्लैश एंड बर्न,
स्लैश मतलब होता है काटना, बर्न मतलब होता है जलाना। हिंदी में इसका एक और नाम है काटो और जलाओ, ठीक है, काटो और जलाओ। एक और नाम है स्थानांतरित कृषि। तो कर्तन एवं दहन पूछ ले, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, काटो और जलाओ कृषि बोलते हैं। इंग्लिश में ही हिंदी को रूपांतरित करके बोलते हैं कि, या देवनागरी लैंग्वेज में बोलते हैं इस तरीके से, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, ये भी लिखा हो सकता है। तो अगर ये तीनों चारों पूछ लें तो एक ही बात हो रही है। तो कर्तन एवं दहन कृषि, सपन निर्वाह कृषि, आदिम कालीन निर्वाह कृषि, वाणिज्य विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, चारों चीजें आप लोगों को पता है या नहीं है? ठीक है, अगर ये चारों चीजें पता है मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। कर्तन एवं दहन ऐसी जगह पर खेती की जाती है जहां पर आदिवासी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत आधुनिक हथियार जो है वो नहीं होते, मशीनें नहीं होती, वो किसी भी चीज़ से परिचित नहीं होते। तो आदिकालीन जो निर्वाह तरीके से, मतलब इतना अनाज हो जाए कि हमारा पेट भर जाए, उसको हम निर्वाह कृषि बोलते हैं। तो आदिकालीन जो जगह होती हैं, कुल मिलाकर जहाँ जनजातियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जंगलों को काटती हैं, पेड़ों को जलाती हैं, जलाने के बाद जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला देती हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और वहाँ पर खेती करती हैं। 3-4 साल वहाँ पर खेती करी, फिर नए जंगल में गए, नए जंगलों को काटा, उनको जलाया, फिर उस राख को मिट्टी में मिलाया, वहाँ खेती कर ली। फिर इतने दिनों में क्या होता है, पहली जगह में फिर से जो है पेड़ उग जाते हैं, फिर वहाँ पर जंगलों को काटा या उस पुरानी जगह की उपजाऊ शक्ति वापस आ जाती है, फिर से वहाँ पर फसल बो दी। तो इस तरीके का जो चक्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्तन एवं दहन, और ये आदिम कालीन बहुत पुराने समय की निर्वाह कृषि का उदाहरण है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 13वें का ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि कहां पर नहीं की जाती है? पंपास क्षेत्रों में, अमेज़न बेसिन में, प्रेयरीज क्षेत्रों में या फिर स्टेपीज क्षेत्रों में। याद रखिएगा ये सभी जो है ना वो घास के मैदानों के उदाहरण है। किसके? घास के, ठीक है। पंपास, प्रेयरीज, स्टेपीज तो मुख्य रूप से घास के हैं। अमेज़न बेसिन जो है वो घास का उतना उदाहरण नहीं है। तो अमेज़न बेसिन अनाज उत्पादक कृषि यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन पंपास, प्रेयरीज, स्टेपीज, वेल्ड, ये जो है कैंटरबरी, ये क्या है? कुछ घास के मैदान है। इसमें अमेज़न बेसिन हम लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अमेज़न बेसिन। 15वां जो प्रश्न है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट यहां पर फैक्चुअल चीज आप लोगों से पूछ ली जा रही है कि ब्राजील के जो कॉफी क्षेत्र होते हैं जहां पर कॉफी पैदा होती है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? फेजेंडा, झूम, मिल्पा या फिर लादांग। तो ब्राजील के जो कॉफी क्षेत्र होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और झूम खेती जो होती है उसको भारत में उसका मतलब जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका नाम जो है भारत में झूम है। देखिए मैंने स्थानांतरित कृषि में आप लोगों को 2-3 चीजें बता दी। अगर कहीं पर लिखे हो स्थानांतरित कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड वन कृषि, काटो और जलाओ कृषि, झूम कृषि, ये सभी कृषि जो है ना वो एक है। याद रखिएगा, ये सभी कृषि जो होती हैं वो एक ही होती हैं। वृक्षों को काटना और उस राख को मिट्टी में मिलाना, और उसी को हम बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं, तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन मुझे पता था लेकिन मैंने ये नहीं देखा, और नहीं के चक्कर में पूरा जो है नहीं कोई नहीं देखा, और इस नहीं के चक्कर में पूरा प्रश्न जो है वो गलत हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप मुझे बताइए चाय, कॉफी, गन्ना और गेहूं में। तो चाय, कॉफी, गन्ना और गेहूं में मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें, गेहूं क्या रोपण कृषि का उदाहरण है? नहीं भाई, गेहूं रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। चाय, कॉफी, गन्ना जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण है। इसमें अगर रबड़ आ जाता है तो रबड़ भी रोपण कृषि का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 16वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 17वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गेहूं इसका सही आंसर है।
17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? अधात्विक खनिज पर आधारित कौन सा उद्योग है, हम लोगों को बताना है। तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम ये तो धातु हैं, तो धातु हैं तो अधात्विक खनिज पर आधारित उद्योग तो हैं, ये हो ही नहीं सकते। ये धात्विक खनिज पर आधारित उद्योग हैं, लेकिन कौन अधात्विक खनिज पर आधारित उद्योग है अगर हम लोग देखें तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट जो है ये अधातु है, अधात्विक खनिज पर आधारित ये उद्योग है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बर्मिंघम कहां पर है। बर्मिंघम कहां पर है? नॉर्वे में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, जर्मनी में है या फिर फ्रांस में है? तो ये बर्मिंघम जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, बर्मिंघम पैलेस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, बर्मिंघम पैलेस। 19वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का मुख्य कारक है? अगर आप लोगों को कहीं पर उद्योग लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूं कि भाई कोई एक जगह आप बताइए कि अगर आप लोगों को उद्योग लगाना हो, कोई सा भी उद्योग हो सकता है, आप टेक्सटाइल का उद्योग ले लीजिए, मान लीजिए कपड़ा उद्योग आपको लगाना है, कपड़ा उद्योग सपोज करिए आपको चाहिए, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी अगर मैं आप लोगों से पूछूं? तो आप कहेंगे सर पूंजी, पैसा तो चाहिए, बिना पूंजी बिना पैसे के तो कोई भी उद्योग नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपको बाजार चाहिए, क्यों? क्योंकि सर आप कहेंगे कि सर मैं प्रोडक्ट बना तो लूँगा, कपड़े बना तो लूँगा, लेकिन अगर मैं कपड़ा बेच ही नहीं पाऊंगा तो फिर मतलब क्या है बनाने का? मतलब बाजार भी होना चाहिए ताकि लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें। और क्या होना चाहिए? सर ऊर्जा भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बिना बिजली की मशीनें कैसी चलेंगी? मतलब कि ये जो सभी हैं, सभी औद्योगिक अवस्थापना के प्रमुख कारक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए 20वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? उच्च स्तर वाले, याद रखिएगा, उच्च स्तर। हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप पढ़े हुए हैं ना। इनमें सबसे उच्च स्तर का क्रियाकलाप कौन सा है बताइए? ऑब्वियस सी बात है पंचम क्रियाकलाप, जिसको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब्स, स्वर्ण कॉलर जॉब्स भी हम लोगों ने पढ़ी है। ये उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप हैं। तो सही आंसर इसका है पंचम क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलापों में तो उद्योगों की बात होती है, चतुर्थ में क्या होता है? अनुसंधान और विकास की बात होती है, पंचम में जो है नीति निर्माण की बात होती है। एकदम टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 21वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? पंचम क्रियाओं से संबंधित है, खेती, आखेट, सेवाएं और परामर्शदाता। इनमें से दो ऑप्शंस तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये इस तरीके का प्रश्न हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कृषि और खेती, खेती और शिकार करना, ये तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है ना। अभी हम लोगों ने देखा था सेवाएं जो होती हैं वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होती हैं, जैसे कि डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, ये सेवाएं हैं और ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित सेवाएं हैं। लेकिन परामर्शदाता जो होते हैं, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, वो पंचम क्रियाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो कौन पंचम क्रियाओं से संबंधी है? ये है परामर्शदाता, ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर रंग नहीं है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ब्लू कॉलर जॉब्स, गोल्ड कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स। तो ये कलर है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग सेवाओं को डिफाइन करने के लिए। गोल्ड कॉलर मैंने बताया था जो सबसे सुप्रीम होता है, सबसे सुप्रीम जॉब होती है। तो इनमें से कौन सा, या हम लोग देखते हैं कि जो श्रमिक लोग होते हैं, जो थोड़े जोखिम भरे काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम रेड कॉलर जॉब्स। तो इनमें से कौन से कलर का प्रयोग नहीं होता? व्हाइट कॉलर भी मैंने बोल दिया, रेड कॉलर भी मैंने बोल दिया, मैंने ब्लू कॉलर भी बोल दिया, लेकिन काली कॉलर तो जो है कोई सी कॉलर नहीं होती, ब्लैक कॉलर जॉब्स तो कोई सी भी नहीं होती। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, ब्लैक कॉलर जॉब्स नहीं होती। 23वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? बताइए, कृषि आधारित उद्योग, क्या सीमेंट की खेती होती है? नहीं भैया, ये कितना आसान प्रश्न है। सीमेंट की खेती नहीं होती। लोहा और इस्पात की खेती होती है? नहीं, लोहा और इस्पात की खेती नहीं होती। चमड़े की खेती होती है क्या? नहीं, चमड़े की खेती नहीं होती। लेकिन जूट की खेती होती है। जूट की जो है वो खेती होती है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जूट जो है वो पैदा होता है, पटसन भी हम इसे बोलते हैं। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, जूट उद्योग। ठीक है,
चलिए 24वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज रेल लाइन, मीटर गेज का मतलब होता है ऐसी रेल लाइन जिसके बीच की दूरी 1 मीटर होती है। 1 मीटर से ज्यादा होती है तो उसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज। 1 मीटर से कम होती है तो उसको हम नैरो गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो गेज। तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, 1.5 मीटर, इनमें से कोई नहीं। मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। मतलब इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 1 मीटर आंसर होता तो वो सही होता। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बिग इंच संबंधित है। बिग इंच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है ये बिग इंच। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन वाले चैप्टर में देखा हुआ था, परिवहन और व्यापार वाले में, कि रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ये तीनों बिग इंच से संबंधित नहीं है। बिग इंच अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये पाइपलाइन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। कौन सी बुक में पढ़ी थी? हम लोगों ने मानव भूगोल और अर्थव्यवस्था बुक में पढ़ी थी। आप मुझे तुरंत जो है बताइए कि बिग इंच पाइपलाइन किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? नौसेना पत्तन, तेल पत्तन, विस्तृत पत्तन या औद्योगिक पत्तन। जो प्रमुख विश्व के जो सबसे प्रमुख समुद्री पत्तन हैं वो अधिकतर किस प्रकार के हैं? वो विस्तृत पत्तन प्रकार के हैं। याद रखिएगा, विस्तृत पत्तन। हम लोगों ने पत्तनों के प्रकार भी देखे थे। सेना वाले पत्तन भी देखा था, हम लोगों ने व्यापार वाले भी देखा था। जहां से तेलों का निर्यात होता है उसे हम तेल पत्तन कहते हैं। तो सबसे प्रमुख जो समुद्री पत्तन होते हैं वो विस्तृत पत्तनों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सही। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग ये किन को कनेक्ट करता है? वैंकूवर को सेंट जोन से, डार्विन को मेलबर्न से, एडमंटन को एनकोरेज से या चेंगडू को लहासा से। तो इसका सही आंसर है डार्विन को मेलबर्न से। ये मेलबर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग होता है। ट्रांस महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं उनको हम ट्रांस महाद्वीपीय मार्ग बोलते हैं। तो डार्विन को मेलबर्न से जोड़ने वाला ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि एयर इंडिया नाम सुना है कभी एयर इंडिया का? एयर इंडिया फ्लाइट होती है, पता है ना? तो एयर इंडिया इंटरनेट से संबंधित है? नहीं। उपग्रह से नहीं, महामार्गों से नहीं, वायु मार्ग से एयर इंडिया का संबंध होता है। फ्लाइट भी होती है भैया, एयर इंडिया कंपनी है ना। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 29 नंबर का जो प्रश्न है, इसके पहले हम लोगों ने 28 देखा। 29 नंबर का जो प्रश्न है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में? तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। कब? 1995 में। लेकिन WTO के पहले अगर गेट पूछ लिया जाता, गेट GATT, गेट जो है ये WTO का पुराना नाम है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये WTO के पहले की संस्था है और इसकी स्थापना 1995 में नहीं 1948 में हुई थी। तो अगर आप लोगों से गेट पूछ लें तो 1948, अगर आप लोगों से WTO पूछ लिया है तो ये 1995 आप लोग याद रखिएगा। 30वें नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओपेक, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम लिखा हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब ऐसे देश जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, कच्चे तेल को निर्यात करते हैं, उन देशों का एक संगठन, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। तो बहुत सी गल्फ कंट्रीज इस ओपेक संस्था की सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां है? वियना में, जकार्ता में, हनोई में या फिर जेनेवा में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, इस वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 30वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 31वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत सदस्य है। भारत किसका सदस्य? याद रखिएगा, साफ्टा का, OECD का, आसियान का या फिर ओपेक का। ये सब संस्थाएं हैं, याद रखिएगा। जैसे साफ्टा एक संस्था है, SAFTA,
साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। ओईसीडी भी एक संस्था है, आसियान तो मैंने बताया ही था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ओपेक भी अभी हम लोगों ने देखा। इस तरीके से सिर्फ भारत जो है वो साफ्टा का सदस्य है। किसका? साफ्टा का। साउथ एशिया का देश भी है भारत, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अगर दो देशों के बीच व्यापार हो रहा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भाई देश के अंदर अगर व्यापार होता है तो हम उसको अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच व्यापार होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय बात पहुंच जाती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये कहलाता है। तो 32वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए 33वां प्रश्न हम लोग देखें। इसके पहले मुझे ये बता दीजिए आप कि आपको वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं बिहार बोर्ड में वैकल्पिक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ये अच्छी भी बात होती है, कई बार इससे नंबर जो है ज्यादा मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंच रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो 32वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 33वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्तियां देखने को मिलती है। सड़क के किनारे, मान लीजिए ये सड़क है, इसके किनारे मान लीजिए कोई बस्ती बसी हुई है, इसके किनारे कोई बस्ती बसी हुई है, तो कौन सी बस्ती होती है? सड़क ऐसी गोल होती है क्या? नहीं भैया। सड़क आयताकार होती है? नहीं। सड़क सीढ़ीनुमा होती है क्या? नहीं। कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं? सड़क तो रेखीय होती है, तो रेखीय बस्ती ही तो देखने को हम लोगों को मिलेगी। तो 33वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, रेखीय। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था। सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये पैट्रिक गिडिज ने किया था, ग्रिफिथ ट्रेलर ने किया था, ट्रिवार्था ने किया था, ये जीन गोटमैन ने किया था। तो सही आंसर इसका होगा। बहुत क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल प्रश्न नहीं है, थियोरेटिकल प्रश्न पूरा पूछ लिया गया है। पैट्रिक गिडिज ने ये सन्नगर शब्द का प्रयोग किया था। 35वां जो प्रश्न है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। भाई मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब देख लीजिए आप 1 लाख से कम, 5 लाख से कम, 10 लाख से अधिक या 10 लाख से कम सॉरी, तो मिलियन सिटी जो जनसंख्या होती है ये 10 लाख से अधिक। अगर मिलियन सिटी है कोई, वहां की जनसंख्या आप बोलेंगे कि वहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक पाई जाती है। चलिए 36वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में भाषाई परिवार जो हैं वो मिलते हैं, मतलब हर भाषा किस परिवार से ओरिजिनेट हुई है। द्रविड़, जैसे कि दक्षिण भारत के जो देश हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही भारतीय यूरोपीय भाषा है, चीनी तिब्बती भाषाएं हैं, ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं। तो किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? वैसे तो चारों ही भाषाई परिवार भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें ऑस्ट्रिक जो भाषाई परिवार है इसकी जनसंख्या भारत में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम। तो इन चारों जगह में, इन चारों ही स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में जहां तक मैं सही हूं 17 ही लोग यहां पर रहते हैं। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 38वां जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। 810 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 810 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति, 282 व्यक्ति या फिर 362 व्यक्ति। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 382। 382 लोग भारत में रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आप लंबाई में जाएंगे, 1 किलोमीटर आप चौड़ाई में जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज आपको 382 लोग जो हैं वो मिलेंगे। अब भाई कुछ जगह तो ऐसी हैं जैसे दिल्ली, बिहार, जहां का जनसंख्या घनत्व 10,000 के आसपास है, मतलब एक आध जगह मान लीजिए आप पहुंच जाते हैं। दिल्ली की जैसे हम बात करें 10-10 हज़ार जो है 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो बात की जा रही है, तो एवरेज जो है वो 382 है। ठीक है, चलिए
39वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है वो कौन सा है। 1951, 1931, 1921 और 1971। तो हम लोग जो है अगर सही आंसर की बात करें तो 1921 जो है महान विभाजक वर्ष जो है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इसको बोला जाता है, क्योंकि 1921 में जो जनसंख्या हुई थी वो बढ़ने की वजह क्या हुई थी, घट गई थी, इसलिए हम इसे महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। 1931 से लेकर अगर हम 2011 तक बोले तो हर साल जनसंख्या बढ़ी ही है, लेकिन 1921 में जनसंख्या कम हो गई थी, इसलिए हम महान विभाजक वर्ष इसे कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 1921। 40वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है। तो ये बिहार बोर्ड में इस प्रश्न में देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक सिर्फ हिंदी के जो है शब्दावली है उसमें इंग्लिश में सही लिखा गया है। दरअसल ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि निम्नलिखित राज्यों में किसका लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है। तो किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। इंग्लिश में सही प्रिंट है वो, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे कि जो सैंपल पेपर है उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें सेक्स रेशो लिखा गया है, हिंदी में यहाँ पर लिंगानुपात या सेक्स रेशो नहीं लिखा गया है। खैर अभी मैं बता दे रहा हूँ कि निम्नलिखित राज्यों में किसका लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है। तो सही आंसर आपको बताना है हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सही आंसर इसका होगा हरियाणा। ठीक है, चलिए 40 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से बन रहे हैं, आप सही आंसर गैस कर पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 41वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है वो सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या जो है वो ज्यादा रहती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। तो सही आंसर है इसका गोवा। गोवा में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोवा। 42वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मतलब रैंक जो है वो किस राज्य की उच्चतम है, आप लोगों को बताना है। केरल, पंजाब, तमिलनाडु या हरियाणा। हम सभी को पता है कि केरल जो राज्य है यहाँ पर साक्षरता सर्वाधिक है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है, 90 के ऊपर साक्षरता पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जितना लोग पढ़ेंगे उतने ही विकसित होंगे, इसलिए यहाँ का जो मानव विकास सूचकांक है वो सर्वाधिक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, चलिए 43वें नंबर को हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि सिंगरैनी जो नगर है, सिंगरौली नहीं है, याद रखिएगा, सिंगरैनी एक नगर है, एक सिंगरौली भी नगर है। सिंगरैनी जो नगर है ये किस तरीके का नगर है, राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटन नगर या इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरैनी जो नगर है, आप मुझे बताइए सिंगरैनी कोई राजधानी है क्या? नहीं। तो पहली फुर्सत में इस ऑप्शन को आप लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को डिलीट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो सिंगरैनी नगर है ये खनन नगर का उदाहरण है। ठीक है, हम लोगों ने राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटन नगर इस तरीके से पढ़े हुए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, खनन नगर। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। बुंदेलखंड प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बुंदेलखंड पड़ता है। तो ये बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां यहाँ पर पाई जाती हैं। पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, प्रविकीर्ण बस्तियां या इनमें से सभी। तो यहाँ पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं, मतलब मकान जो होते हैं वो गुच्छे के रूप में आसपास जो हैं वो स्थित होते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं गुच्छित बस्तियां। आसपास जो है गुच्छे के रूप में अगर मकान उपस्थित हैं, जैसे कि अंगूर का कैसे गुच्छा होता है वैसे मकानों के गुच्छे यहाँ पर स्थित होते हैं बुंदेलखंड में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुच्छित बस्तियां। चलिए 45वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गाजियाबाद, आप सभी को पता है गाजियाबाद एक शहर है। तो ये गाजियाबाद किसका उदाहरण है, प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का या अनुषंगी नगर का। तो सही आंसर इसका है आधुनिक। आधुनिक नगर है गाजियाबाद। आधुनिक मतलब बोलते हैं कि अंग्रेजों के बाद गाजियाबाद जो है वो फेमस हुआ, अंग्रेजों ने ही इसकी स्थापना की, ऐसा कहा जाता है। मतलब
फेमस की अगर हम लोग देखें तो आधुनिकता के लक्षण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे जो नगर जो सल्तनत काल मुगल काल के थे उनको हम लोग मध्यकालीन नगर बोलते हैं, और प्राचीन काल के जो नगर हैं जैसे कि वाराणसी हो गया, ये कैसे नगर हैं, वाराणसी मथुरा, ये प्राचीन नगर हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आधुनिक नगर। चलिए 46वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कुल मिलाकर मेट्रोपॉलिटन शहर की बात यहां पर हो रही है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो भारत में सर्वाधिक, इन सभी में सर्वाधिक कौन सा है, तो अगर हम लोग बोलें तो मुंबई, मुंबई में जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। आप ऐसे याद रखिएगा, एक के स्क्वायर आप लोग ऐसे याद रखिएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके से जनसंख्या भारत में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मुंबई में पाई जाती है। तो 46वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। प्रतिभूमि, निविल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि कृषि या योग्य व्यर्थ भूमि। इन सभी में हम लोगों को सीमांत भूमि कृषि अगर हम लोग देखें तो ये भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता। प्रतिभूमि, निविल बोया गया क्षेत्र और योग्य व्यर्थ भूमि जो है ये भूमि संवर्ग यानी भूमि का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। व्यर्थ भूमि मतलब हो सकता है ये व्यर्थ पड़ी हो लेकिन योग्य है, इसमें अगर हम खेती करेंगे तो खेती हो जाएगी। प्रतिभूमि तो हम लोगों को पता ही है कि ऐसी भूमि जिस पर खेती होती है। निवल बोया गया क्षेत्र भी वही होता है जिसमें खेती होती है। तो कुल मिलाकर सीमांत भूमि कृषि इसका उदाहरण नहीं है। प्रति मतलब जो खाली पड़ी हुई है उस भूमि को हम प्रतिभूमि बोलते हैं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी सीमांत भूमि कृषि। 48वां प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। भारतीय कृषि की अगर हम समस्या देखें तो निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या इनमें से सभी। तो भाई भारतीय कृषि में तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब जितनी प्रोडक्टिविटी यूरोपियन देशों में है, जितनी प्रोडक्टिविटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उतनी प्रोडक्टिविटी हमारे देश में नहीं होती। कम प्रति हेक्टेयर में कम उत्पादकता होती है। तो निम्न उत्पादकता एक समस्या है। विखंडित जोत भी है, किसी व्यक्ति का एक खेत यहाँ है, किसी का मान लीजिए सैकड़ों किलोमीटर दूसरा खेत है या कुछ किलोमीटर दूर दूसरा खेत है, तो इसको हम बोलते हैं विखंडित जोत। इसी तरीके से अनियमित मानसून, भारत की जो कृषि है उसको हम मानसून का जुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ। तो मानसून भारत में लगातार जो नियमित रूप से नहीं आता, तो ये सभी समस्याएं भारतीय कृषि में दिखाई पड़ती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए 49 नंबर का जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं कि भारत में सर्व प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए गंगा डेल्टा। भाई अगर हम लोग भारत की ही बात करें तो भारत में जो गंगा नदी निकलती है, आप सभी को पता है कि ये बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, और यहीं पर बहुत सी नदी जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, फिर यमुना नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है, सोन नदी आकर मिल जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जूट की खेती मुख्य रूप से होती है। अगर हम पश्चिम बंगाल और अगर हम लोग देखें बांग्लादेश की बात करें तो गंगा डेल्टा जो है, गंगा डेल्टा, गंगा नदी के डेल्टा में, क्योंकि जूट की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर प्रमुख जूट जो है वो होता है। हालांकि जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ या बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ तो हमें जूट उत्पादक क्षेत्रों का नुकसान हुआ, अधिकतर क्षेत्र बांग्लादेश में चले गए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गंगा डेल्टा। 50वें नंबर का प्रश्न चलिए देख लेते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं। भाई दूध उत्पादन से तो श्वेत क्रांति संबंधित है, चाय उत्पादन से तो कोई क्रांति ही नहीं आती, और खाद्यान्न उत्पादन जो है इसका सही आंसर है पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र है या वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हरित क्रांति के बाद पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, इसी को हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 50वें नंबर का प्रश्न जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करता हूं वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर मैं जो प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं आपको उनके उत्तर समझ में आ रहे हैं, आप सही आंसर गेस कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है।
चलिए अब हम लोग 51वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है। पायकारा जल विद्युत परियोजना पूछा जा रहा है तमिलनाडु में, पंजाब में, झारखंड में या असम में। तो सही आंसर इसका है तमिलनाडु में। पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल जो है चीज़ यहाँ पर पूछ ली गई है। 52वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। पश्चिम भारत का नदी बेसिन अगर हम लोग देखें, गंगा, सोन, कोसी, ये कौन से भारत में बहती है। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो गंगा नदी तो भाई ईस्टर्न भारत में बहती है। गंगा नदी की बात हो गई। सोन नदी भी मैंने बताया इस तरीके से मिलती है। कोसी जो है वो बिहार में, यहाँ पर कोसी नदी बिहार में। तो ये तो ईस्टर्न, अगर हम लोग देखें पूरा क्षेत्र कौन सा है, ये तो पूर्वी भारत की बात हो रही है। लेकिन माही नदी जो है, माही नदी ये पश्चिम भारत में बहती है। तो माही नदी इसका सही आंसर है। सही आंसर क्या है? माही बेसिन। ठीक है, 52 का ऑप्शन ए। 53 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा बेसिन, सबसे छोटी बेसिन या सबसे छोटी नदी कौन सी है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी। ठीक है, इन सभी, अच्छा बेसिन अलग होता है, नदियां अलग होती है। बेसिन मतलब उसके आसपास का पूरा अपवाह क्षेत्र अगर हम लोग काउंट कर लें तो कौन सा बेसिन अब मुझे बताइए सबसे छोटा है। तो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा ये तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन तापी नदी उतनी बड़ी नदी नहीं है और ना ही उसका बेसिन उतना बड़ा है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, तापी बेसिन। ठीक है, तापी नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है वहां से ये निकलती है, मुल्ताई नाम की जगह से। 54वां जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई थी। प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, तारापुर। तारापुर जो जगह है ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ही भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना तारापुर में स्थापित हुई थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 55वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में। नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र, पहली बात तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। आपसे ये प्रश्न भी पूछा सकता है कि भाई नोआमुंडी जो है वो ये क्या है। नोआमुंडी क्या है? पहली बात याद रखिएगा, लौह अयस्क क्षेत्र है, यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। अब बताइए कहाँ पर है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, झारखंड। नोआमुंडी कहाँ पर है? झारखंड में है और लौह अयस्क का क्षेत्र है। चलिए 56वें नंबर का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला कहां पर मिलता है? तो नागालैंड में, तमिलनाडु में, झारखंड में या त्रिपुरा में। तो डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड में गोंडवाना किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। 57वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो स्थित है। राजस्थान, बिहार, असम या तमिलनाडु। तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है आप सभी को पता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है यहाँ पर आप सभी को पता है कि तेल पाया जाता है और भारत की पहली रिफाइनरी भी यहाँ पर स्थापित हुई थी। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, डिगबोई। आपने नाम सुना होगा, तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई। ठीक है, रिफाइनरी का तो नहीं, डिगबोई का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ऑप्शन सी, असम। 58वें नंबर का जो प्रश्न है कि पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि पंचपटमाली जो खान है, ठीक है, ये किस खनिज से संबंधित है। सोना, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर बॉक्साइट। तो सही आंसर इसका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो खान है, बॉक्साइट जो है पंचपटमाली खान से निकलता है। सही आंसर इसका बॉक्साइट है। 59 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो अभी मैंने बताया था कि कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, तारापुर महाराष्ट्र में है और गुजरात का मुझे याद नहीं आ रहा है। गुजरात में भी एक जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित है। अभी फिलहाल इसका सही आंसर है कैगा। कैगा जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 60वें नंबर का जो प्रश्न है कि बेलाडेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडेला जो खान है बहुत ज्यादा फेमस है। लौह अयस्क, कोयला, तांबा या अभ्रक। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए बेलाडेला खान जो छत्तीसगढ़ में स्थित है बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए, ये खनिज के लिए ये खान
फेमस है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने पंचपटमाली भी देखा था। पंचपटमाली, ठीक है, कौन सी खान? बॉक्साइट के लिए फेमस है। जगह मुझे बताइए कि पंचपटमाली जो खान है ये किस जगह पर? कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को शहर का नाम, राज्य का नाम पता है कि नहीं। राज्य मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 कि पंचपटमाली खान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग 61वें नंबर का प्रश्न जो है वो देख लेते हैं कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली जो औद्योगिक प्रदेश है वो कोलकाता से हावड़ा तक, कोलकाता से मेदिनीपुर तक, बांसवेरिया से रिसरा तक या बांसवेरिया से बिरला नगर तक है। तो ये औद्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है हमें बताना है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, कोलकाता से हावड़ा तक हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, चलिए 62वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राउरकेला पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसका सही आंसर है उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। चलिए 63वां नंबर जो प्रश्न है कि हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग को कौन सा उद्योग कहा जाता है? तो क्वेश्चन है कि हथकरघा उद्योग है, हथकरघा कौन सा उद्योग है हम लोगों को बताना है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग। जो कुटीर उद्योग होते हैं वो छोटे उद्योग होते हैं, घर के लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। हथकरघा उद्योग उन्हीं में से एक है। तो 63 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग। 64वें नंबर का प्रश्न है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है ये गद्दी से संबंधित है, मसाई से संबंधित है, बेंदा से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। ये भरमौर जनजातीय क्षेत्र का संबंध गद्दी जनजाति से है। कौन सी? गद्दी जनजाति। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 65वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जल प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। नीरू मीरू का संबंध जल संभर प्रबंधन से है, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण प्रबंधन से इसका संबंध नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जल संभर प्रबंधन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 65 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा होगा वीडियो में, एक एक प्रश्न आप लोग हल कर रहे होंगे स्वयं से, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों के और बचे हुए हैं, फिर हम दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। 66वें नंबर का प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या भूमि प्रदूषण? अम्ल वर्षा किस वजह से होती है आप सभी को बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। तो वायु में जो प्रदूषक तत्व घुले होते हैं, पानी जब गिरता है तो वो प्रदूषक तत्व पानी में मिल जाते हैं और इस वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। 67वें नंबर का प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो जोड़ता है। हम लोगों ने उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर के बारे में पढ़ा हुआ है। कोलकाता से दिल्ली को, गुवाहाटी से पालमपुर को, कानपुर को पोरबंदर से या सिलचर को पोरबंदर से? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, सिलचर को पोरबंदर से। तो जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 68वें नंबर का प्रश्न है कि मैंगलोर पत्तन जो है वो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में? तो जो मैंगलोर पत्तन है याद रखिएगा ये है कर्नाटक में। जैसा याद रख लीजिएगा कि कर्नाटक में बेंगलोर भी है और कर्नाटक में मैंगलोर भी है। ठीक है, तो मंगलोर जो पत्तन है ये कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए 69 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो 1936, 1911, 1929 और 1923। हम लोग को 4 सन दिए गए हैं। हम लोग को रेडियो कार्यक्रम कब हुआ था, इंटरनेट की सेवा जो थी कब शुरू की गई थी, साथ ही साथ हम लोग को ये याद पता होना चाहिए कि पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1923 में भारत में पहले रेडियो कार्यक्रम को प्रसारित किया गया था। तो वैकल्पिक प्रश्नों में जो अंतिम प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है कब हुई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी हम लोगों को बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन
सी पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी शुरुआत इस पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 साल में बनती थी। आज़ादी के बाद 1951 से 1956 के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो बनाई गई थी और हर 5-5 साल में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। किसकी निगरानी में? योजना आयोग की निगरानी में। तो आप लोगों को मुख्य रूप से जो है वो याद रखना है पंचवर्षीय योजना पांचवी, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 2015 मतलब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की शुरुआत भी की गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 70 वैकल्पिक प्रश्नों को हल कर लिया है। देखिए सैंपल पेपर जो आपको बिहार बोर्ड में मिला है इसमें कुछ टेक्निकल या कुछ जो क्या बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी साइड से कि उन एरर को सही कर दिया जाए या सही करके बता दिया जाए। लेकिन आप मुख्य रूप से फोकस करिएगा कि सही आंसर उन प्रश्नों के क्या हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं ये मानता हूं कि जो वैकल्पिक प्रश्न हम लोगों ने हल किया है ना, कुछ प्रश्नों में आप लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक प्रश्न के 2 एंगल होते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात किस राज्य में अधिक है, हम लोगों ने देखा हुआ था, तो वहां पर सही आंसर मैंने गोवा बताया है। कुछ साइट्स पे गूगल पर जो है वो तमिलनाडु को बताया जा रहा है। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर तमिलनाडु आंसर है, लेकिन आप अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात में अगर हम लोग देखेंगे तो वो सही आंसर उसका गोवा है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। तो कुछ प्रश्नों में अगर आपको डाउट होता है या आपको लगता है कि उनके उत्तर सही नहीं है, वैसे तो मैंने एक एक उत्तर जो है वो जांच कर देने की कोशिश की है, लेकिन आपको लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, जो है भेज दीजिएगा डाउट जिस प्रश्न में होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों का समाधान जो है वहीं कमेंट बॉक्स में कर दिया जाए। बाकी आप निश्चिंत होकर इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने वैकल्पिक प्रश्नों को हल कर लिया है और अब बारी है 2 अंक के जो प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, खासकर लघुत्तरीय प्रश्न जिनको हम लोग बोलते हैं, इन प्रश्नों को हल कर लेने की। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए पहला जो लघुत्तरीय प्रश्न है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित करिए। पहली चीज यहां पर आप लोगों को जो प्रश्न हल करने हैं जो है किन्हीं 10 मतलब केवल 10 प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है, लेकिन मैंने सभी 20 प्रश्नों को आप लोगों को हल करके दिया है। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा है, मानव और भूगोल का जो संबंध है, मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और मानव निर्मित परिवर्तनों पर केंद्रित होता है। बहुत महत्वपूर्ण मानव भूगोल की परिभाषा है। हम लोगों ने जब मध्य प्रदेश का जो सैंपल पेपर हल किया था उसमें भी मानव भूगोल की परिभाषा पूछी गई थी। तो मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है इसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। और ये मानव और पर्यावरण के जो संबंध, खासकर जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियां, ये मानव और पर्यावरण के संयोजन से ही होती हैं, याद रखना है। LNC सैंपल की परिभाषा भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो NCERT की बुक में बहुत अच्छे से हाईलाइट की गई है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। कि जनसंख्या में परिवर्तन किन 2 कारकों की वजह से होता है। 2 घटक हमें बताना है, एक है जन्म दर और मृत्यु दर। भाई अगर ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या में परिवर्तन होगा कि नहीं, बताइए मुझे। भाई ज्यादा लोग अगर जन्म लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए ज्यादा लोगों की मृत्यु होगी, मान लीजिए कि कोई पेंडेमिक या बीमारी हो गई जिसमें बहुत से लोग जो है वो मारे गए, मृत्यु दर मान लीजिए बहुत अधिक है, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। मतलब इन दोनों की ही वजह से जनसंख्या में परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर इसका जन्म दर और मृत्यु दर यानी डेथ रेट और बर्थ रेट और डेथ रेट होगा। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। ठीक है, यहां पर जाता है लिखा गया है कि लिंग अनुपात जो है इसको हम कैसे नापते हैं।
लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है बताइए। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है इसे हम लिंग अनुपात या सेक्स रेशो कहते हैं। तो जो मैंने बताया है बस उसी को लिख देना है कि लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। इसे महिला जनसंख्या को पुरुष जनसंख्या से विभाजित कर 1000 से गुणा करके मापा जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। तो मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मापन करता है कि किसी देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, किसी देश में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय के आधार क्या है, मतलब उस देश के लोगों की इनकम कैसी है। तो इन सभी आधारों पर मानव विकास सूचकांक जो है वो तय किया जाता है और विश्व के देशों की रैंकिंग जो है वो तय होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर्स याद रखिएगा, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। चलिए पांचवें नंबर का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, कोई 4 फसलों के नाम आप बता सकते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, जौ। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का और जौ जो है ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 4 फसलों के नाम हैं। मुख्य रूप से आप लोग इनको याद रखिएगा। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो बड़े क्षेत्रों में होती है, जहां पर तकनीक की मदद से खेती होती है या आधुनिक तरीके से खेती होती है, तो उसको हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि बोलते हैं। अधिकतर विकसित देशों में इस प्रकार की खेती होती है। चलिए छठवें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल जो है, इसके आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करना है। तो इसे हम लोग 3 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। अब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर का है और कुछ ही शब्दों में उत्तर देना होता है। तो कृषि आधारित उद्योग में आप लोग किसकी खेती अगर मान लीजिए करें, आप लोग कृषि आधारित उद्योग में जो गेहूं वगैरह की बात कर सकते हैं। खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग की आप लोग बात कर सकते हैं। वन आधारित उद्योग तो आप सभी को पता है कि मान लीजिए बीड़ी उद्योग है, तो तेंदुपत्ता की जो खेती हो रही है तो ये वन आधारित उद्योग है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो कृषि आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कर सकते हैं। 7वें नंबर का जो प्रश्न है कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख करें। 4 हम लोगों को ऐसे क्रियाकलाप बताने हैं जो पंचम क्रियाकलाप हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो गोल्ड कॉलर जॉब्स होती हैं, ये सुप्रीम बिल्कुल अपर लेवल की जो जॉब्स होती हैं उनको हम गोल्ड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। इन जॉब्स में डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय जो हैं वो लिए जाते हैं और निर्णयों को लागू करवाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुसंधान। ये जो क्रियाकलाप हैं, जो रिसर्च में लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो उच्च प्रशासन या हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, परामर्श या कंसल्टेंसी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं और शिक्षा यानी एजुकेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये पंचम क्रियाकलाप से संबंधित ये पंचम क्रियाकलाप जो है इतने तरीके के हो सकते हैं। हम लोगों से सिर्फ 4 पूछा गया था, तो 4 हम लोग उत्तर दे देंगे। सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है सुएज नहर के बारे में। हम लोगों को 2 कृत्रिम या मानव निर्मित नहरों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक सुएज नहर और दूसरी पनामा नहर। सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो हम लोगों को बता देना है कि पोर्ट सईद और सुएज बंदरगाहों को ये जोड़ती है। तो सुएज नहर जो पोर्ट सईद है और सुएज जो बंदरगाह है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है और दोनों ही महत्वपूर्ण पत्तन है। चलिए 9वें नंबर का हम लोग जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, पूरे दुनिया में विश्व व्यापार को प्रमोट करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो यही तो उद्देश्य होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, विवादों का समाधान करना, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, विवादों का समाधान करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार नीतियों का समन्वय करना, यह विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 9वां प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख करें। ग्रामीण जो बस्तियां होती है वो किस प्रकार 4 पैटर्न में बसी होती हैं, हम लोग को बता देना है। पहला है संकेंद्रित, मतलब क्लस्टर्ड, कहने का मतलब एकदम पास पास जो बस्तियां होती हैं उनको हम संकेंद्रित बस्तियां बोलती हैं। स्कैटर्ड डिस्पर्स्ड जो बस्तियां होती हैं दूर दूर बिखरी हुई होती हैं तो उनको हम बिखरे हुए बस्तियां बोलते हैं। रैखिक, अगर एक लाइन में सड़क के दोनों ओर मान लीजिए मकान बने होते हैं तो इसको हम रैखिक बस्तियां बोलते हैं। और मिक्स्ड मतलब सबको अगर हम मिक्स कर दें तो इसे हम मिक्स्ड बस्तियां या कहेंगे। ग्रामीण अधिवासों के ये प्रकार है, गांव में इस तरीके के मकान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कायिक घनत्व किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जब हम लोगों ने एमपी बोर्ड का पेपर हल किया था तो वहां पर कायिक घनत्व, निविल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र क्या होते हैं, इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने हल की थी। वहां पर कायिक घनत्व भी हम लोगों ने देखा था। तो यह उपलब्ध कृषि भूमि पर प्रति इकाई जनसंख्या को दर्शाता है। तो जो कृषि भूमि उपलब्ध है उस पर कितनी प्रति इकाई जनसंख्या होती है, इसे हम कायिक घनत्व कहते हैं। ऐसे कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित कर मापा जाता है। तो कृषि भूमि मतलब जिस पर खेती होती है, ऐसी नहीं कि बंजर भूमि भी काउंट कर लें। कृषि भूमि पर प्रति इकाई जनसंख्या कितनी जो है वो निर्भर है, इसे हम कायिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल जनसंख्या को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, कृषि योग्य भूमि से। 12वें नंबर का प्रश्न चलिए देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग, मतलब कितने तरीके के लोग जो है व्यवसाय, अगर हम व्यवसाय के आधार पर लोगों को बांटे तो प्रमुख व्यवसायिक संवर्ग कौन से हैं। तो कृषक, मतलब कुछ लोग क्या है, खेती करते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, मतलब खेती में मजदूरी करते हैं। तीसरा है घरेलू उद्योग श्रमिक, ठीक है, और चौथा है अन्य श्रमिक। तो इस तरीके से हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रमुख व्यावसायिक संवर्गों की अगर हम बात करें तो कृषक, कृषक मजदूर, घरेलू उद्योग श्रमिक और अन्य श्रमिक, इस तरीके से 4 वर्गीकरण हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निविल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। अब भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये टर्मिनोलॉजी बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। निविल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, निविल को बोला जाता है शुद्ध। ठीक है, तो निविल बोया गया क्षेत्र में केवल एक बार फसल बोई जाती है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र में सभी फसलें दोहरी या तिहरी शामिल होती हैं। तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है इसमें केवल एक बार फसलों को बोया जाता है, और सकल बोया गया क्षेत्र में 2-3 फसलें जो है हम ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखें। हम लोगों ने प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर पढ़े थे। जैसे प्राचीन नगर हम लोगों ने पढ़े थे वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, ये किस तरीके के नगर हैं, प्राचीन नगर हैं। मध्यकालीन नगर जो सल्तनत काल, मुगल काल में बसाए गए थे, जैसे कि जयपुर हो गया, या फिर हम लोग देखें हैदराबाद हो गया, या हम लोग आगरा देखें, दिल्ली देखें, ये मध्यकालीन नगर हैं। आधुनिक नगर जो अंग्रेजों के बाद स्थापित हुए थे, हमसे मध्यकालीन नगर पूछे थे तो दिल्ली, आगरा, लखनऊ और जयपुर, ये जो नगर हैं ये मुख्य रूप से मध्यकालीन नगरों के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 14 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो ये 14 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। 15वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के ऐसे 4 राज्य हमें बताने हैं जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है मुख्य रूप से। तो ये 4 राज्य कौन से हैं देख लेते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक, इन चारों ही राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। चलिए 16वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। 4 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन से हैं, तो तारापुर महाराष्ट्र, कारकरापार गुजरात। एक्चुअली जब हम विकल्प सॉल्व कर रहे थे तो मुझे गुजरात वाला ये जो ऑप्शन है कारकरापार, ये याद नहीं आ रहा था। तमिलनाडु का जो नाभिकीय संयंत्र है वो है कलपक्कम। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरोरा जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही दूसरा भी आप लिख सकते हैं, कैगा जो है वो कहां पर है, कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में, तो यहां पर लिखा गया है। इस तरीके से आप और भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को याद रख सकते हैं।
17वें नंबर का चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। परिवहन के प्रकार पूछे जा रहे हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सड़क, रेल और जल परिवहन। 18वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। तो गेहूं और खरीफ, रबी और खरीफ आप लोगों को पता है फसलें होती हैं। रबी मतलब गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ये रबी की फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये खरीफ की फसल है। हमें तो 4 बतानी है, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कोई सी भी फसलें आप लोग लिख सकते हैं। तो धान, मक्का, बाजरा और मूंगफली जो है ये भारत की 4 प्रमुख खरीफ फसलें हैं। चलिए 19वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। पश्चिमी तट के पत्तनों की बात हो रही है, मतलब यहां पर जो 4 पत्तन है, कोई 4 पत्तन आप बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं। मुंबई आप लोगों को पता है महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात, मुरगांव कोच्चि, ये 4 पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर उपस्थित हैं। ठीक है, ये मुरगांव, ये मर्मगांव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? मर्मगांव। मुरगांव को मर्मगांव भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गोवा में स्थित है। 19वां प्रश्न देख लिया है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि मुक्त आकाश नीति क्या है। मुक्त आकाश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को स्वतंत्रता प्रदान करती है कि एक देश की जो फ्लाइट है, हवाई जहाज है, वो दूसरे देश की सीमा के ऊपर उड़ सकता है इस नीति के तहत। तो यह नीति अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे देशों के बीच हवाई यातायात में वृद्धि होती है। एक देश का विमान दूसरे देश तक जा सकता है अगर मुक्त आकाश नीति, क्योंकि अगर जिस देश का भूगोल पर, ज्योग्राफी पर, स्थानीय क्षेत्र पर, स्थलाकृति पर कब्जा होता है ना, उसका आकाश भी जो होता है, उस देश का आकाश पर भी कब्जा होता है, उस देश के ऊपर जो आकाश पड़ता है। लेकिन मुक्त आकाश नीति में आकाश को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। हर एक देश जो है उस आकाश का इस्तेमाल कर सकता है अगर परमिशन हो तो, और एक देश की फ्लाइट जो है वो दूसरे देश में जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 जो लघुत्तरीय प्रश्न है देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा, एक एक प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने हल किए हैं। आप लोगों को खुद से भी लिख कर देखने हैं सभी प्रश्नों को, और वैकल्पिक प्रश्नों की तुलना में तो मैं कहूंगा लघुत्तरीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय भी आप मान सकते हैं उन प्रश्नों को, वो प्रश्न बहुत आसान थे, है ना। चलिए अब बारी है हम लोगों की दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे से आप लोगों को हल करना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 21वें नंबर का जो प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है। रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। रोपण कृषि, ठीक है। तो रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही प्रकार की नगदी फसलें बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो याद रखिएगा पहली बात तो कि रोपण कृषि में एक ही प्रकार की, पहली बात तो ये वाणिज्यिक कृषि पद्धति है, व्यापार के उद्देश्य से होती है, दूसरे देशों को निर्यात करने या कहीं और निर्यात करने के उद्देश्य से होती है। एक ही प्रकार की नगदी फसल जो है बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रोपण कृषि जो है इसके 2-3 उदाहरण बताइए, तो आप बोलेंगे कॉफी, रबर, चाय, नारियल, तंबाकू, ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं? जैसा कि मैंने बताया, एकल फसल प्रणाली होती है। इस कृषि में केवल एक ही प्रकार की जो फसल है बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चाय बो रहे थे, काट कर गेहूं बो दिया, जो कि ज्योग्राफिकली वैसे पॉसिबल भी नहीं है क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ही फसल बोई जाती है। तो पहली विशेषता है कि ये एकल फसल प्रणाली है। दूसरा है कि इसमें बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। यह कृषि बड़े और समतल भूभाग पर की जाती है। तीसरा है कि आधुनिक तकनीकों का यहाँ पर प्रयोग होता है। रोपण कृषि में उर्वरकों का, कीटनाशकों का और सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग होता है। चौथी विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता होती है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संगठित श्रम प्रणाली होती है। बड़ी संख्या में श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक लगते हैं रोपण कृषि में। और जलवायु पर निर्भरता, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह कृषि सफल रहती है।
तो उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर रोपण कृषि पद्धति प्रचलित है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये कृषि जो है वो सफल रहती है। रोपण कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, लेकिन यह पर्यावरणीय असंतुलन और मोनोकल्चर के खतरे भी उत्पन्न कर सकती है। मतलब कई जगह मान लीजिए एक ही खेती होती है, एक ही फसल होती है, उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। तो इससे कई बार दिक्कत होती है कि मान लीजिए कोई कीड़ा या बीमारी लग गई तो वो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और वहां के लोगों की पूरी जीविका ही चौपट हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हम लोगों को समझाना है, चलिए देख लेते हैं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के चरणों को समझाने वाला एक सिद्धांत है। मतलब हर एक चरण में किस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, तो इस तरीके से हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाएंगे। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक चरण, संक्रमण चरण और आधुनिक चरण के रूप में हम इसे समझा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। हम लोगों ने क्या नाम दिया है? प्राथमिक चरण, प्रारंभिक चरण, संक्रमण चरण और आधुनिक चरण। तो प्रारंभिक जो चरण था इसमें उच्च जन्म और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या धीमी रहती थी। भाई अगर हम आजादी के पहले की बात करें तो लोग भी ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जन्म दर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो लोग अगर ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो मर भी तो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा मरते भी थे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी और लोग बहुत ज्यादा मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। तो जन्म भी ऊंचा, मृत्यु भी ऊंची, दोनों ही ऊंचे, तो जनसंख्या स्थिर रहती थी, बढ़ती नहीं थी। मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है। दूसरा जो चरण है वो है संक्रमण का चरण। तो चिकित्सा और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर कम होती है। अब भाई क्या हुआ कि चिकित्सा सेवाएं जो थी वो उन्नत हो गई, स्वच्छता में बहुत ज्यादा सुधार हुआ और चिकित्सा और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर क्या हो गई? कम हो गई। अब लोग कम मरने लगे, लेकिन जन्म दर तो उच्च बनी रही, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी। मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई, लोग कम मरने लगे। क्यों? क्योंकि देश विकास करने लगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने लगी, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। ठीक है, तो यह था संक्रमण का चरण। तीसरा जो चरण है वो है आधुनिक चरण। इस चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों कम पाई जाती हैं और जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब क्या है, लोग समझदार हो गए कि भाई ज्यादा जनसंख्या होगी तो जनसंख्या अपने आप में एक बोझ भी हो जाती है। लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि बहुत ज्यादा बच्चों को वो पाल सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, इसलिए अब जन्म दर भी क्या हो गई? कम, और मृत्यु दर तो पहले ही कम हो गई थी संक्रमण चरण में। स्वास्थ्य सेवाएं तो धीरे धीरे उन्नत ही होती हैं और इस वजह से भी जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यह सिद्धांत औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव को दर्शाता है कि ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या के ऊपर, शहरों का क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या के ऊपर, ये दर्शाने का काम भी करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 22वां प्रश्न देख लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 23वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की विवेचना करें। हम लोगों ने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मूल्य का व्यापार यहाँ पर होता है। विकसित जो दो महाद्वीप हैं उनके मध्य व्यापार होता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों के बीच व्यापार होता है। तो बस यही महत्व हम लोगों को यहाँ पर बता देना है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग भी माना जाता है। यह मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। इनके माध्यम से तेल, गैस, मशीनरी, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है। किस किस चीज का परिवहन होता है? तेल का, गैस का, मशीनरी का और बड़े खाद्य उत्पादों का। इस मार्ग का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक विकसित बंदरगाहों और व्यापारिक देशों के बीच निकटता के कारण बढ़ता है। तो यहां पर ये जो मार्ग है इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत विकसित देश इस मार्ग के माध्यम से जुड़ते हैं, विकसित बंदरगाह यहां पर अवस्थित हैं और
व्यापारिक देशों के बीच निकटता को ये मार्ग बढ़ाता है। यह मार्ग विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर निर्यात और आयात किया जाता है। तो पूरी दुनिया के लिए यह मार्ग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा जो है वो दिखाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 23वें नंबर का प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, पहले मुझे ये बताइए। मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं ये समझ में आ रहे होंगे। वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इसका उत्तर ये क्यों है, या इसका उत्तर क्या ये नहीं हो सकता, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 24वें नंबर का प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं। भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना करें। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, आप सभी को पता है समस्याओं से ग्रस्त है। तो भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं? मॉनसून पर निर्भरता है, विखंडित जोत है, बहुत सी समस्याएं भाई। कोई समस्याएं 4-5 हम लिख दें। सिंचाई की कमी है, तो भारतीय कृषि वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को हम मॉनसून का जुआ भी कहते हैं। दूसरी समस्या क्या है? छोटे और विखंडित जोत है। भूमिगत संरचना में असमानता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। किसी का खेत एक जगह है, फिर थोड़ा दूसरा हिस्सा दूसरी जगह है, या फिर बहुत कम खेती जो है लोगों के पास उपलब्ध है। छोटे किसान भारत में ज्यादा हैं, बड़े किसान कम है। ठीक है, मौसम पर निर्भरता, तो मानसून की अनियमितता से फसलें प्रभावित होती हैं। और चौथा है तकनीकी पिछड़ापन, तो आधुनिक तकनीकों और यंत्रों का प्रयोग जो है भारत में अभी भी किसान जो है बहुत सीमित मात्रा में कर रहे हैं। तो भारतीय कृषि की ये कुछ समस्याएं हम लोगों ने उल्लेखित की हैं। आप चाहें तो कोई दूसरी समस्याएं भी जो है लिख सकते हैं, जैसे कि छोटा, अगर हम लोग देखें कि छोटे छोटे खेत हैं, लोगों के पास ज़्यादा बड़ी जो है कृषि संरचना या खेत उपलब्ध नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। इसका एक और है कि कर्ज का दबाव। भारत के जो किसान हैं उन पर भारी कर्ज जो है वो मौजूद है। आप लोगों को पता है कि आए दिन सरकार ये वादा करती है कि भाई कर्ज माफ कर देंगे, तो कर्ज है मतलब लोगों के पास, तो किसानों पर भारी कर्ज है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कमी है। भारत में अधिकतर किसान आज भी एमएसपी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि के लिए सरकारी समर्थन द्वारा किया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, समस्याएं जब बताई हैं तो इसके साथ ही कुछ हम लोगों ने सुधार भी बता दिए हैं। तो एग्जामिनर इन चीजों से बहुत प्रसन्न होता है कि भाई आप लोगों ने समस्याएं नहीं बताई हैं, सुधार भी सुझा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 24 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 25वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। भाई भारत का आर्थिक विकास बिना सड़कों के संभव हो सकता है क्या? नहीं। तो सड़कों का क्या महत्व है इकोनॉमी को डेवलप करने में, आर्थिक विकास में, हम लोगों को बताना है। तो भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है और उसकी कुल लंबाई कितनी है? 33.1 लाख किलोमीटर 2005 के अनुसार। अब तो और बढ़ रही है, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त व अनुकूल माना जाता है। छोटी दूरी मैंने बताया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी डायरेक्ट घर तक डोर टू डोर सर्विस है, वो सड़क यातायात से संभव है। अगर आपको रेल मार्ग से यात्रा करनी है तो भाई रेलवे स्टेशन जाना होगा, वायु मार्ग से यात्रा करनी है तो एयरपोर्ट जाना होगा, लेकिन सड़क मार्ग से जब आप यात्रा करते हैं तो बस स्टैंड पर भी उतर रहे हैं तो सड़क से जाकर ही आप जो है किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं। मतलब सड़क मार्ग से आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से अपनी सुविधा के हिसाब से पहुंच सकते हैं। ये सड़कें जो है देश के प्रमुख नगरों, महानगरों, राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों को, रेलवे जंक्शनों को, पत्तनों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो रेलवे जंक्शन हो गए, पत्तन हो गए, समुद्री पत्तन, ये आपस में सब जुड़ते हैं सड़कों के ही माध्यम से। कृषि उत्पादन क्षेत्रों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच बनाए रखने का यह साधन यातायात का एकमात्र और महत्वपूर्ण
साधन है। भाई कृषि विकास में तो सड़क मार्गों का कितना महत्व है, कृषि विकास बिना सड़क मार्गों के तो संभव ही नहीं है। और यातायात में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि आज प्रतिवर्ष जो है 85% यात्री सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, ठीक है, और 70% भार जो है सड़क मार्ग से ही जाता है। बड़े बड़े लॉरी जो ट्रक जो हैं हमें सड़कों पर नजर आते हैं। तो सड़क का बहुत ही ज़्यादा आर्थिक महत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़कों के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भारत में 4 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग भी पाए जाते हैं, भारत में राज्य राजमार्ग भी पाए जाते हैं ना, स्टेट हाईवेज जिनको हम बोलते हैं, जिला सड़कें डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी पाई जाती हैं और ग्रामीण सड़कें भी पाई जाती हैं। सभी की विशेषताएं आप याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कई बार इनको कच्ची और पक्की सड़कों के रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का मापन कहां विकसित परिवहन एवं विकास संचार जाल के आधार पर भी किया जाता है, क्योंकि ये औद्योगिकरण व व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के महत्वपूर्ण सेवा तंत्र उपलब्ध कराते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान प्रश्न था, थोड़ी आप फैक्चुअल डिटेल ऐड करें, जो हमने पढ़ा है ना वही यहां पर लिखा हुआ है। पूरा जो सड़क परिवहन है हम लोगों ने इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर चर्चा की थी। सड़कें कितने प्रकार की होती हैं, आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं सब बातों का जिक्र जो है हम लोगों ने वहां पर किया हुआ था, ठीक है। तो 25वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 26वां जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कुल मिलाकर हम लोगों का इस सैंपल पेपर का। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आएगा। आप सभी को पता है कि मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मानचित्र दे दिया जाएगा। विश्व का मानचित्र हो सकता है, भारत का मानचित्र हो सकता है। आप लोगों को इस जगह को या मानचित्र पर ये जो जगहें दी गई हैं इनको लोकेट करना है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है उसको समझ लेते हैं। भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो आप भारत का मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। भारत का आप लोगों को मानचित्र बनाना है। हो सकता है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मानचित्र दे दिया जाए, मानचित्र देते भी हैं, तो मानचित्र दे दिया तो आपको जगह जो है वो लोकेट करनी है। बहुत ज्यादा सटीक जगह भले ही ना पता हो, लेकिन ओवरऑल अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए जगह का, ठीक है। चलिए, जैसे हैदराबाद आप लोगों से पूछ लिया जाए तो हैदराबाद जो है आप लोगों को बताना है, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, कहां बनाएंगे आप, यहां पर बनाएंगे। और यहां पर आप लिख देंगे कि ये क्या है, हैदराबाद है। थोड़ा सा आप नीचे बना सकते हैं लेकिन ठीक है, इतना चलेगा। चलिए मैं नीचे ही थोड़ा सा बना दे रहा हूं, यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है। चलिए हैदराबाद कहां पर है, ये है तेलंगाना में, ठीक है। कन्याकुमारी की अगर बात हो तो कन्याकुमारी हम लोग को पता है तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो है वो कन्याकुमारी है। आप यहां पर लिख दें ये क्या है, कन्याकुमारी। थोड़ी सफाई से आप लोग लिखें तो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होता है। गया की आप बात करें तो गया कहां पर है, गया है जो है वो बिहार में है। कहां पर है, बिहार में जगह है गया। जयपुर की आप बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। और लास्ट में गोदावरी नदी बनाने को कहा गया। मैं बार बार नदियों का जब मैप बनाता हूं तो कितनी बार मैंने गोदावरी नदी जो है वो बनाई है। तो महानदी गोदावरी आप इस तरीके से जो है यहां पर बना सकते हैं, जो नासिक के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर मानचित्र पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। आप इस तरीके से मानचित्र को भरें, सफाई से भरें। आपको अगर मानचित्र नहीं दिया गया तो आप बहुत अच्छे से सफाई से मानचित्र बना सकते हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूं आप सभी को पता है कि मैं इस तरीके से मानचित्र बनाता हूं हर बार, आप लोगों को पता ही है। मानचित्र इस तरीके से आप लोग बनाएं, कोई जरूरी नहीं है पूरा बनाएं, आधा भी आप लोग जो है वो बना सकते हैं, आधा भी आप लोग बनाकर दे सकते हैं। एग्जामिनर इतना समझता है कि कोई सी जगह कहां पर है। आप चाहें तो मन से भी बना सकते हैं, लेकिन सफाई बहुत मेंटेन, सफाई आप लोग जरूर रखें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 26वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने वैकल्पिक प्रश्न भी देख लिए हैं, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न भी देख लिए हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लिए हैं और मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी देख लिए हैं। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, चलिए बताइए। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो प्रश्न मैंने आप लोगों को समझाए हैं, बताए हैं, समझ में आए हैं कि नहीं।
वीडियो कैसी लगी है डेफिनेटली बताना है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो बोर्ड्स के पेपर जो है वो डलते जा रहे हैं, सैंपल पेपर में डालता जा रहा हूं उन, जैसे कि मान लीजिए आप बिहार बोर्ड के हैं तो एमपी बोर्ड का पेपर सॉल्व करें, यूपी बोर्ड का करें। इन सभी बोर्ड्स के पेपर हल करने से आपकी तैयारी जो है वो बहुत मजबूत होते जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोगों को सभी पेपर्स को देखना है। पैटर्न बदलता है, आपकी तैयारी नहीं, तैयारी आप लोगों को हर एक जो है बोर्ड के हिसाब से करनी है। हर एक बोर्ड के पेपर आप हल करेंगे तो आप ही की तैयारी अच्छी होगी, आप ही को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी हल कर सकते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी चैनल्स में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप लोगों को चैनल्स जो हैं वो देखना है, विजिट करना है, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।